नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी के जी इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम एसके झा सर का ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ेंगे, जिसमें इवैल्यूएशन चैप्टर है। क्या है? इवैल्यूएशन उद्ध विकास है। चैप्टर नंबर 8 है। 7 तक पढ़ा दिया गया है प्यारे दोस्तों, 7 तक पढ़ा दिया गया। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग 7 तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 8 नंबर चैप्टर है। क्या है? इवैल्यूएशन उद्ध विकास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। और जैसा ही यहाँ से वीडियो यहाँ अपलोड किया जाए तो अपलोड करने के बाद आपको सबसे पहले आप ही के पास पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सके। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप इस क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। आप आराम से देखिएगा। पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और याद होगा, और एग्ज़ाम में आपको सभी क्वेश्चन बना पाइएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर स्किप कर पढ़िएगा, स्किप कर भगा के आप देखिएगा वीडियो, तो कभी नहीं आपको याद होगा, कभी नहीं आप एग्ज़ाम पास कर पाइएगा। तो हम कहना चाहेंगे कि आप स्किप मत करके देखिए, आप एक एक क्वेश्चन को देखिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 11-12 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्या है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए रासायनिक विकास, बी भौतिक विकास, सी जैविक विकास, डी कृत्रिम विकास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक विकास। जो है वो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपरिन का सिद्धांत जो है वो रासायनिक विकास से संबंधित है, ठीक है। चलिए, वहाँ भी हम पढ़ाएँ थ्योरी में, तो आपको पढ़ाएँ ऑब्जेक्टिव में भी। तो क्या है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है, ठीक है। ओपरिन ने कहा है कि लुई पास्चर का यह कथन सच है कि जीवन की उत्पत्ति जीव से होती है, मगर प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीवों से हुई है। प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है निर्जीव से हुई है। ओपरिन ने कहा है कि सजीव और निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता है। रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो ऑप्शन ए लैमार्क, बी डार्विन, सी वालेस, डी मेडल। आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है, तो डार्विन हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन क्या है? देखिए, 1 का क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। और इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आपको हम आंसर और डिस्कशन सब बताते हैं ताकि आपको कंफर्म याद हो जाए और समझ में आए, ठीक है। डिस्कशन बी आंसर हो गया। डार्विन का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। क्या करती है? अपना विकास करती है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। हम सभी का पूर्वज एक हैं। हर प्रजाति, चाहे वो पेड़ हो या फिर जानवर या मानव, सभी एक दूसरे से संबंधित है। क्या है? एक दूसरे से संबंधित। क्या है प्यारे दोस्तों? अगला है पॉइंट कि साल 1858 क्या है? साल 1858 को डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या है, इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा। साल 1858 को डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा। किसका? इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा। लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार जो जीव जिस अंग का अधिक उपयोग करते हैं
उस अंग का विकास अधिक होता है और जिस अंग का उपयोग कम करेंगे उस अंग का विकास कम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जैसे जिराफ का गर्दन लंबा होना, जैसे जिराफ का गर्दन क्या लंबा होना। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डार्विन ने डार्विनिज्म ने क्या किया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, बीजनन द्रव्य की निरंतरता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि दूसरा का बी सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा का सी है। क्या है? दूसरा का सी है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गलती हो गया। प्राकृतिक चयन है। क्या है? डार्विनिज्म का प्राकृतिक चयन होता है। ठीक है, सी हो जाएगा, सी मार लीजिएगा। ठीक है, दूसरा का क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन दूसरा का सी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। क्या डार्विनिज्म है? ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है उत्परिवर्तन सिद्धांत है। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है? म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन थ्योरी हुगो दे वायरस के द्वारा दिया गया। ठीक है, इनके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं होता है? किस युग में जो है कोई जीवन नहीं होता है? तो किस में होता है? मीसोजोइक काल में, एजोइक काल में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 का देखते हैं डिस्कशन क्या है। 3 का आपका 3 का चलिए, तीसरा का आ गया। तीसरा का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, एंजोइक। क्या है? एंजोइक या प्राग जैविक काल। इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है। क्या है? जीवाश्म का जो है पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पेलियोजोइक। क्या है? पेलियोजोइक तथा पुराजीवी काल को प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसी युग में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी युग में क्या? वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। किसमें? तो पुराजीवी काल या प्राथमिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेलियोजोइक में। अगला क्वेश्चन है पेलियोजोइक काल पुराजीवी महाकाल के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन काल आता है। पुराजीवी महाकल्प का प्रारंभिक काल 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। किससे? कैम्ब्रियन के नाम से 600 से 500 मिलियन के बीच जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक ईरा है ना, महाकल्प मतलब ईरा, इससे द्वितीय युग भी कहा जाता है। इससे क्या है? ट्रियासिक, जुरैसिक व क्या है क्रिएटोसियस कालों में बांटा गया है। जुरैसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई है। जुरैसिक काल में किसका? डायनासोर की उत्पत्ति हुई है। किसका? डायनासोर की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में उत्परिवर्तन है ना, म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। किसने? डार्विन ने, मेंडल ने, लेमार्क ने, हुइगो डी बॉस ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हुइगो डी बॉस ने। ठीक है, तो 4 का चलते हैं, देखते हैं डिस्कशन। 4 का है कि उत्परिवर्तनवाद है ना, म्यूटेशन थ्योरी की प्रतिपादन हुगो डी व्रीज ने किया था। इन्होंने एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नव डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स हो जाएगा। ठीक है,
अगला है कि उद्द विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाली वैज्ञानिक लैमार्क थे। उद्द विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले हैं ना वैज्ञानिक कौन थे? तो लैमार्क थे। इन्होंने 1809 में, किसने? लैमार्क ने फिलियोसॉफिक जूलॉजिक्यू पुस्तक प्रकाशित किया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। कैसा? जावा मानव, थिंकिंग मानव, क्रोमैग्नोन मानव। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमैग्नोन मानव हो जाएगा सी। 5 का क्या हो जाएगा? सी। 5 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं क्या सी। आधुनिक मानव के पूर्वज क्रोमैग्नान मानव कहा जाता है। क्या? क्रोमैग्नॉन मैन को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव अथवा होमो सैपियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथल मानव थे। इनकी आयु आज 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व आकलित की गई है। 20,000 से 30,000 पूर्व आकलित की गई है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहलाता है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जीव जात हो जाएगा, B2, और बी में होगा पारिस्थितिकीय पद छाप। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 में आपका आंसर हो जाएगा। 6 का डिस्कशन है पारिस्थितिकीय पदछाप एक मनुष्य के क्या प्यारे दोस्तों? पारिस्थितिकीय पदछाप एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहा जाता है। अगला है जीवोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को कहते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों विशेषकर पौधे एवं प्राणी की समानता हो। वह विशेष स्थान जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। यह पर्यावरण जीव के विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलनों, शारीरिक क्रियात्मक समायोजन तथा विकसित व्यवहार परक प्रतिरूपों से निर्धारित है। उसे क्या कहता है? NICH नीचे कहलाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। कौन हो जाएगा आपका सही? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परागण हो जाएगा, बी परिवर्तन, सी उर्वरीकरण, डी हो जाएगा प्रजातीयकरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी परावर्तन। क्या? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 7 का। चलिए 8 का क्वेश्चन, 7 का देख लेते हैं डिस्कशन। 7 का नहीं देखे हैं डिस्कशन। चलिए 7 नंबर डिस्कशन है कि बी में कि प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का क्या है? जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। क्या? प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ की जीनोम कहते हैं। क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। क्या? जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। क्या है? जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों का क्या है? गुणसूत्रों का नामकरण वाल्डेयर किसके द्वारा? वाल्डेयर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वाल्डेयर के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट है क्या? एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा की गई है। किसके द्वारा आधुनिक विचारधारा की गई है? तो एस बेंजर द्वारा। किसके द्वारा? एस बेंजर द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8
क्या है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है? तो समरूप अंग, जात्यावृत्ति नियम और समाज अंग और जीवाश्म, क्या कहा जाता है प्यारे? 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समरूप अंग और जात्यावृत्ति नियम और समजात अंग। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं इसका डिस्कशन में। 8 का डिस्कशन क्या कह रहा है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समजात अंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? समजात अंग किसे कहते हैं? वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, क्या एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होती है, उसे समजात अंग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि समजात अंगों की रक्त एवं तंत्रिका संरचना में भी समजातता होती है। अगला है यह पूर्वज के विभिन्न दिशाओं में हुए जैव विकास को प्रमाणित करती है। क्या करती है? जैव विकास प्रमाणित करती है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। चलिए 9 नंबर क्या कर रहा है? मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है? तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, क्या है? वनोन्मूलन, और बी संबंधित पौधे की कई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना, सी कीटनाशी और पिरकनाशी का प्रयोग करना, डी जीवों की सापेक्ष संख्या के क्या सूक्ष्म संतुलन को समझना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का डी। 9 का क्या हो जाएगा? डी। देखते हैं डिस्कशन में। डी हो गया सही। जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन जीवों की सापेक्ष संख्या के क्या सूक्ष्म संतुलन को बिना क्या बना कर रख सकता है। अगला पॉइंट है सील के क्लिपर्स, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंखा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक क्या जैसी होती है। जैसे समजात का उदाहरण है ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देता है परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। अगला है मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी क्या है? अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100। कितने? 100। चलिए 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लास्ट बच गया। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव सबसे निकट संबंधी है? आधुनिक मानव जो है सबसे नज़दीक क्या है? निकट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 10 का निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो गोरिल्ला। क्या हो जाएगा? गोरिल्ला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गोरिल्ला। चलते हैं 10 का डिस्कशन में। 10 का डिस्कशन आ जाइए। गोरिल्ला क्या है? आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला है। गोरिल्ला को माना जाता है ना, क्या है? चिंपैंजीज तथा बोनोबोस भी निकट संबंधी माने जाते हैं। और क्या है? ऑर्गाउटान एशिया में वर्तमान युग में पाया जाने वाला अकेला मानव नुमा कपी है ना। कपी मतलब बंदर होता है। ठीक है। गिब्बन लंबी क्या है? बाही वाला पैरों पर दौड़ने वाला एक कपी है जो उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी बांग्लादेश, इंडोनेशिया देशों में पाया जाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 11 का लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है। 11 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्वस्तम की उत्तरजीविता स्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्त के रचयिता कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ग्रेगर जोहान मेडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं 11 का डिस्कशन में। क्या है? 11 का लास्ट डिस्कशन है क्या है? स्वास्थ्य की उत्तरजीविता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उक्त के रचयिता चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अगला स्वस्थतम की उत्तरजीविता का इस्तेमाल इसके प्रथम 2 प्रस्तावकों ब्रिटिश
बहुसृजित दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने शब्द को गढ़ा था और चार्ल्स डार्विन द्वारा इस्तेमाल किया गया है ना। नेक्स्ट अगला है, डार्विन ने स्पेंसर के नए वाक्यांश स्वस्तम की उत्तरजीविता का इस्तेमाल सबसे पहले 1869 में प्रकाशित किए गए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के 5वें संस्करण में एक समानार्थी शब्द के रूप में किया। नेक्स्ट है, आनुवंशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है। अगला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सक क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सक क्षेत्र में किस क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चिकित्सक के क्षेत्र में। कब दिया गया? तो 1968 में पुरस्कार दिया गया नोबेल। ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांत को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का क्लास यहीं तक समाप्त हो चुका है। 11 को क्वेश्चन था, 11 का आंसर मिल चुका है आप लोग को। तो कैसा लगा प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें और आप लोग को अच्छा लगा तो यस लिखिए। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जैसा ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके और प्राप्त हो सके, तो उसका आप लाभ ले सके। ठीक है। समय के अनुसार आपको सबसे पहले आप ही के पास वीडियो पहुँच सके। तो क्या है प्यारे दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।